हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका दिव्य दृष्टि क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अपन मनोविज्ञान के 30 प्रश्न डेली हल करते हैं। 30 प्रश्न डेली हल करके थोड़ा थोड़ा करके बूंद बूंद से मटकी को भर के एक दिन हम समग्र हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? समग्र हो जाएंगे। जब आपका रीट का एग्ज़ाम होगा तो आपको एग्ज़ाम हॉल में ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको अपने दिमाग में जब आप सोचोगे तो आपके दिमाग में इस क्लास के चित्र बनेंगे सीधे। ठीक है, क्योंकि इस क्लास से जो क्वेश्चन है वो सीधे छपने वाले हैं। ठीक है, सभी दोस्तों अपने साथियों को एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी दोस्त अपने क्लास को एक बार शेयर कर दो। सर आप भी शेयर कर देना। अपन भी शेयर कर देते हैं एक बारी और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ओके सर, ओके। हाँ जी, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है या हैं। मतलब या तो एक कथन असत्य है या एक से अधिक कथन असत्य हैं। कौन सा कथन असत्य है या कौन से कथन असत्य हैं ये हमें बताना है। पहला कथन है, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं या नहीं होते हैं, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। क्या ये बात सही है? ये बात क्या है? गलत है। कैसी बात है? गलत है। अगली बात है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है। जी हाँ सर, जो कोई भी बच्चा विकसित होता है वो एकीकृत रूप से होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है। विकास के जितने भी पहलू हैं, जितने भी आयाम हैं, वो एक साथ डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई बच्चा आज उसका शारीरिक विकास हुआ है, कल उसका मानसिक विकास होगा, परसों के दिन उसका संज्ञानात्मक संवेगात्मक विकास होगा। ऐसा नहीं होता है। विकास के जितने भी पहलू हैं एकीकृत रूप से, समग्र रूप से चलते हैं। इसी को हम बोलते हैं टोटैलिटी और कंप्लीट फुलनेस का सिद्धांत। ठीक है, चलते हैं अगले पे। विकास के किस पहलू में किसी समस्या को दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है? किस पहलू में किसी समस्या को दूसरों को प्रभावित करने की, किसी समस्या से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रहती है? मतलब अगर विकास का एक पक्ष है वो दूसरे पक्ष को संभावित करता है या नहीं करता है, ये वाली बात है। जी हाँ सर, करता है। अगर किसी बच्चे का संवेगात्मक विकास ठीक से नहीं हो पाए तो उसका सामाजिक विकास भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है सर। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, क्रमबद्ध होता है, प्रोग्रेसिव है। ये सभी बातें विकास के सिद्धांत में हमने जान ली है, तो ये भी क्या है? सही बात है। मतलब पहली वाली बात गलत है। तो कौन सा गलत कथन है? केवल एक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है? जो किशोरों में शीघ्रतम मतलब जल्दी से शारीरिक परिवर्तन होते हैं और एकदम से अचानक से जो मानसिक परिवर्तन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्टैनली हॉल साहब ने अपनी एक किताब लिखी थी, एडोलसेंस, किशोर अवस्था नाम से, एडोलसेंस नाम से एक किताब लिखी थी। उस किताब में उन्होंने बताया था जो किशोर अवस्था में शारीरिक और मानसिक चेंजेज एकदम से होते हैं, अकस्मात होते हैं, उन्हीं के कारण इस अवस्था को तूफानों और झंझावतों की अवस्था कहते हैं। तो इसमें क्या है? तूफान का काल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। किशोर किशोरियों का एक समूह हमें सर्वोत्तम रूप से चयनित करना है, जो विशेषताएं किशोर और किशोरियों में होती हैं। तार्किकता, क्या किशोरों में तार्किकता होती है? आप बोलेंगे जी हाँ सर, तार्किकता होती है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग होती है, निगमनात्मक चिंतन होता है, आगमनात्मक चिंतन होता है। तो इसलिए ये क्या है? सही बात है। अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। जी हाँ सर, सही बात है। उसके बाद निर्णय शक्ति होती है। निर्णय शक्ति पहचान बनाने के लिए किशोर डेवलप करते हैं। किशोर चाहता है कि समाज में, घर में, परिवार में मेरा नाम हो, मेरी इज्जत हो, मेरी अलग से पहचान हो, मैं किसी दूसरे के नाम का मोहताज ना रहूं, मेरा खुद से मेरी एक पहचान बने। इसीलिए बच्चा निर्णय शक्ति को विकसित करता है, वो खुद के निर्णय
लेता है। तो ये तीनों बातें क्या हैं, सही हैं। देखते हैं अगले में कौन सी बात गलत है। आदर्शवादी, जो आदर्शवाद का काल है ये बाल्यावस्था को कहते हैं। बाल्यावस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होता है, यथार्थ से दूर यथार्थ सीखने लगता है। मतलब जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें तो बच्चा रहता है आदर्शवादी। उसके बाद जो बाल्यावस्था आती है जिसको बोलते हैं हम पश्च बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या लेटर चाइल्डहुड, इन अवस्थाओं में क्या करता है, आदर्शवाद से बच्चा यथार्थवाद की तरफ जाता है। श्रेष्ठ समायोजन, जी नहीं, किशोर अवस्था में जो समायोजन है वो अच्छे से नहीं हो पाता। ये दोनों बातें गलत हो गई। स्व सम्मान ये होता है। निरीक्षण, निरीक्षण करता है लेकिन निरीक्षण से सीखने का काल फिर पूर्व बाल्यावस्था वाली बात आ गई। विद्रोह की भावना किशोरों में होती है, दोहराने की प्रवृत्ति किशोरों में नहीं होती है। दर्शन, खुद का एक दर्शन किशोर बनाते हैं, जी सही बात है। समायोजन नहीं होता है, एडजस्टमेंट नहीं होता है। समाज सेवा की भावना किशोरों में होती है। इसका मतलब सभी बातें तो इसमें हैं, इसका मतलब ये तो हो गया आपका सही आंसर। अब इससे अलावा कोई और क्वेश्चन आए और उस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए, उस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि कौन से किशोर अवस्था के गुण हैं, कौन से गुण नहीं हैं, तो कौन कौन से हैं, तार्किकता, उसके बाद अमूर्त चिंतन, उसके बाद निर्णय शक्ति, उसके बाद स्व सम्मान या आत्मसम्मान या सेल्फ स्टीम बोलते हैं इसको, उसके बाद विद्रोह की भावना, उसके बाद दर्शन, स्वदर्शन, आत्मदर्शन, उसके बाद समाज सेवा की भावना। ये सभी गुण किशोर अवस्था के हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? हमें क्या बताना है, जो किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? खोखली मित्रता, विद्रोह की भावना, रुचियों में परिवर्तन, समूह को महत्व। जो किशोर होते हैं वो समूह को बहुत महत्व देते हैं, आत्मीयता के साथ, अपने समूह के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ रहते हैं, बहुत ज़्यादा आत्मीयता के साथ रहते हैं। उसके बाद रुचियों में परिवर्तन, जो एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, उसमें एकदम से परिवर्तन आता है। जैसे बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं वो समलिंगी समूह की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बच्चे किशोर अवस्था की ओर आते हैं तो अपने विपरीत लिंगी की ओर आकर्षण होने लग जाते हैं। तो ये भी गुण रहता है, जी हाँ। उसके बाद विद्रोह की भावना, विद्रोह की भावना बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। जो किशोर बच्चे होते हैं वो अपने से बड़ों को बाधा मानते हैं, अपने से बड़ों को क्या मानते हैं, अपने रास्ते का रोड़ा मानते हैं, बाधा मानते हैं। तो विद्रोह की भावना किशोरों में होती है। उसके बाद खोखली मित्रता किशोरों में नहीं होती है। जो खोखली मित्रता है ये सूडो मैच्योरिटी के साथ साथ चलती है। खोखली मित्रता है हॉलो फ्रेंडशिप जिसको बोलते हैं हम, हॉलो फ्रेंडशिप होती है बाल्यावस्था में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किशोर अवस्था पर डेटा एकत्र करने में अपना अधिकांश समय समर्पित करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक था। किशोर अवस्था पर जिसने डेटा एकत्रित किया था और अपना अधिकांश समय जिसने किशोरों के अध्ययन पर, किशोर अवस्था पर दिया था, वो कौन था ये हमें बताना है। और मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि स्टैनली हॉल साहब ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एडोलसेंस। क्या नाम था? एडोलसेंस। इसी को तो हम किशोर अवस्था बोलते हैं। एडोलसेंस का मतलब क्या होता है? किशोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा घटक अधिगमकर्ता के सामाजिक विकास में सहायक होता है? उपयुक्त में से हमें यह बताना है कौन सा ऐसा घटक है जो किसी बच्चे के सामाजिक विकास में हेल्प करता है, सहायक होता है। जाति एवं प्रजाति, जी नहीं, जाति प्रजाति का सामाजिक विकास में कोई योगदान नहीं होता है। मतलब जाति और प्रजाति से बच्चे का सामाजिक विकास निर्धारित नहीं हो सकता। ठीक है। अस्पृश्यता, जी नहीं, ये नेगेटिव बात है। जाति वाली बात भी नेगेटिव है और उसके बाद अस्पृश्यता वाली बात भी नेगेटिव है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। भाषा की बाधाएं, भाषा की जो बाधाएं हैं वो सामाजिक विकास को थोड़ा बहुत प्रभावित करती हैं लेकिन निर्धारित नहीं करती। तो निर्धारित क्या करती हैं? बुद्धि। जो बुद्धि होती है वो सामाजिक विकास को, संवेगात्मक विकास को, संज्ञानात्मक विकास को, विकास के तीनों पक्षों को बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। बहुत ज़्यादा रोल होता है बुद्धि का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से
कौन सा स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है? कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार हमें बताना है कौन सा नैतिक विकास का सिद्धांत का स्तर नहीं है। परंपरागत स्तर, जी हाँ। कन्वेंशनल लेवल, रूढ़िगत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, पूर्व नैतिक स्तर। पूर्व नैतिक स्तर क्या है? नैतिकता से जो जस्ट पहला वाला काल है। जो पूर्व नैतिक स्तर है, क्या ये होता है? जी हाँ सर, होता है। पूर्व नैतिक स्तर बोल रहे हैं इसमें। इसकी अगर आप अंग्रेजी लिखी देखोगे, ये आया हुआ क्वेश्चन है ना? ये आया हुआ फर्स्ट ग्रेड में आया क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें इसकी हिंदी है जो पूर्व नैतिक स्तर है, इसकी लिखी है प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल का मतलब क्या है? पूर्व पारंपरिक स्तर या पूर्व रूढ़िगत स्तर। तो ये बात भी सही हो जाएगी। उसके बाद है क्रियात्मक स्तर। ऑपरेंट स्तर नहीं होता है ना? ऑपरेंट स्तर नहीं होता है, ऑपरेशनल स्तर नहीं होता है। ये तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में होता है ऑपरेशनल स्तर। उसके बाद आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल वाली बात है। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या पश्च पारंपरागत स्तर में एक अवस्था होती है अंतिम वाली, वो अवस्था वाली बात है ये। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, जो नैतिक मूल्य होते हैं उनको देखता है बच्चा और खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखता है। अगर उसको सही लगते हैं तो मानता है, नहीं तो नहीं मानता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। फिर वही वाली बात आ गई, कोहलबर्ग साहब के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था कौन सी नहीं है? प्राक रूढ़िगत स्तर, रूढ़िगत स्तर, पश्च रूढ़िगत स्तर और संवेदी प्रेरक। सॉरी, जो प्राक रूढ़िगत स्तर है इसको बोल रहे हैं पूर्व पारंपरिक स्तर। अगर आप हिंदी में रहोगे तो फिर यही समस्या आने वाली है ना? तो यहां फिर आपको अंग्रेजी पे जाना होगा। अंग्रेजी में इसका लिखा होगा प्री कन्वेंशनल लेवल। क्या लिखा होगा? प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व पारंपरिक स्तर या पूर्व रूढ़िगत स्तर, कुछ भी नाम हिंदी में आ सकता है। प्री कन्वेंशनल लेवल, उसके बाद कन्वेंशनल लेवल, उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। यहाँ क्या है? संवेदी प्रेरक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवेदी प्रेरक, क्योंकि सेंसरी मोटर स्किल का जो डेवलपमेंट का जो काल है ये बताया था जीन पियाजे ने। किसने बताया था? जीन पियाजे ने। जन्म से 2 वर्ष का जो काल होता है संवेदी प्रेरक या संवेदी गामक काल जिसको बोलते हैं। कौन बोलते हैं? जीन पियाजे साहब। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था, सोशियल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन स्टेज। समाज में जो नैतिकता का जो ठेका है वो बच्चे ले लेते हैं। एक अवस्था में जाके समाज में नैतिकता का क्या ले लेते हैं? ठेका ले लेते हैं। वो अवस्था बाल्यावस्था में आती है। ये जो अवस्था है बाल्यावस्था में आती है और इसको परंपरागत स्तर के अंदर हम समार करते हैं। तो ये किसने दिया? केवल ये बताना है। तो किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। किस स्तर में बताया था? परंपरागत स्तर में बताया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? जीन पियाजे के अनुसार हमें बताना है। नैतिक अधिकार, ऐसा कोई स्तर इन्होंने नहीं बताया था। नैतिक यथार्थवाद, जी हाँ सर होता है। नैतिक समानता भी होती है और नैतिक सापेक्षता भी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार के बारे में जीन पियाजे साहब ने बात नहीं की थी। जीन पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें उन्होंने मूल रूप से 2 अवस्थाएं बताई थी। हालांकि उनको हम 4 अवस्थाएं पढ़ते हैं। एक है गैर नैतिक काल, एक है गैर नैतिक काल, एक है परायत्ता की नैतिकता, उसके बाद है संक्रमण का काल, उसके बाद है स्वायत्ता की नैतिकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दंड से छुटकारा पाने के लिए विधेयता, यह अवस्था कोहलबर्ग के निम्न नैतिक विकास स्तर से संबंधित है। अगर दंड से छुटकारा पाने के लिए आप नैतिक मूल्यों को मान रहे हो तो ये कौन से वाली अवस्था है? कोहलबर्ग ने जो पहली अवस्था बताई थी, पहले स्तर की, पूर्व परंपरागत स्तर की पहली अवस्था बताई थी। उन्होंने क्या बताया था उस अवस्था में? उन्होंने बताया था दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था।
ठीक है, तो ये कौन सी है, पहले वाली बात है, पूर्व पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक या नैतिक स्तर की बात इन्होंने बताई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विकास के विषय में बताना है कौन सा विकास है, कौन सा विकास नहीं है, तो हमें बताना है कौन सी बात सही है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। जी हाँ सर, होती हैं। कोई भी बालक है, अलग अलग संस्कृति में जब वो पैदा होता है तो अलग अलग संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उनको वो लेता है अपने साथ, है ना। डेवलपमेंट में अलग अलग संस्कृति की विशेषताओं को अपने साथ लेके चलता है। इसका मतलब अलग अलग संस्कृति के बच्चे अलग अलग तरीके से विकसित होते हैं। ये बात क्या है, सही बात है। अगली देखो, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। संसार में जो सभी बच्चे हैं उनका एक ही क्रम में तो होता है, ये बात सही है, लेकिन सुनिश्चित समय से नहीं होता। उसको हम सुनिश्चित समय से नहीं कह सकते। समय का कोई फिक्स नहीं होता है, क्रम एक रहता है ना। अवस्थाओं का जो क्रम है वो एक रहता है, ये बात सही है, लेकिन सुनिश्चित समय से नहीं होता है, तो ये बात गलत हो गई। विकास सुरुचिपूर्ण विकास नहीं होगा। सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। आनुवंशिक घटकों के से निर्धारित होता है, लेकिन पूर्व में इतना निश्चित नहीं कह सकते। निश्चित शब्द है इसलिए इसमें थोड़ी गलती है। उसके बाद सुरुचिपूर्ण नहीं होता। विकास किसी की रुचि के हिसाब से थोड़े होगा, ये तो अधिगम है, सीख सकते हैं रुचि के हिसाब से, लेकिन डेवलपमेंट रुचि से नहीं होता है ना। डेवलपमेंट में हेरिडिटी का भी योगदान होता है, एनवायरनमेंट का भी होता है। इसका मतलब ये गलत बात हो गई, ये गलत बात हो गई, तो ये ऑप्शन भी कट गया, गलत हो गया। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया, जी नहीं। विकास पहली बात तो सरल नहीं होता है ना। विकास सरल नहीं होता है, विकास होता है स्पाइरल। कैसे होता है, वर्तुलाकार या वर्तुलीय होता है। उसके बाद एक दिशीय प्रक्रिया है, जी नहीं, एक दिशीय प्रक्रिया नहीं है, बहुआयामी प्रक्रिया है, बहुत सारी दिशाओं में एक साथ होता है। इसका मतलब ये बात भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन अगले पर। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की शारीरिक विकास का संकेतक है? बच्चों में जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसका संकेतक कौन सा है, हमें यह बताना है। मात्रात्मक, जी हाँ सर, मात्रात्मक जो परिवर्तन है वो बच्चों में शारीरिक विकास का क्या है, संकेत देते हैं। कौन से परिवर्तन? मात्रात्मक परिवर्तन। ये एक पक्ष है, इसी को हम अभिवृद्धि बोलते हैं। मात्रात्मक परिवर्तनों को ही हम क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि। अगर गुणात्मक को साथ ले लें तो ये हो जाता है विकास। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों को साथ ले लें, अगर मात्रात्मक गुणात्मक को दोनों को साथ ले लें तो हो जाता है ये डेवलपमेंट, विकास। लेकिन इसमें स्पेशली पूछा है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास केवल अभिवृद्धि को कहते हैं, उसमें केवल मात्रात्मक परिवर्तन निहित होते हैं जिनका मापन संभव है, जैसे लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये सभी चीजें किस में आएंगी, अभिवृद्धि में आएंगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डेवलपमेंट के विषय में हमें बताना है और कौन सा कथन सही है ये बात हमें बतानी है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, जी हाँ ये बात बिल्कुल सही है। बाकी ये तीनों बातें गलत हैं। क्यों हैं अभी बताया था आपको जस्ट पहले। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हो गया, इसमें मात्रात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम आनुवांशिकता से संबंधित नहीं है? हमें बताना है कौन सा नियम है जो आनुवांशिकता से संबंधित नहीं है। विकास का नियम चाहे हो, लेकिन आनुवांशिकता से संबंधित नहीं होना चाहिए। समानता का नियम, जी हाँ समान प्रतिमान का नियम होता है। विभिन्नता का नियम, जी हाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेज भी होते हैं। प्रतिगमन का नियम, उसके बाद प्रगति का नियम। प्रतिगमन का भी होता है, रिग्रेशन भी होता है इसमें, लेकिन प्रगति का नियम आनुवांशिकता से नहीं है। प्रगति का नियम है जो आनुवांशिकता से नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की सामान्य विशेषता नहीं है? हमें बताना है किशोर अवस्था में जो सामाजिक विकास होता है उसमें सामान्य विशेषता नहीं है।
माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध, जी नहीं, माता पिता के साथ किशोर अवस्था में बच्चे के सामंजस्यपूर्ण संबंध नहीं होते हैं, विद्रोह की भावना होती है, बड़ों को रोड़ा समझते हैं, माता पिता से मन चाहे जब वो विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये गलत बात हो गई और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नए सामाजिक समूह बनाना, ये बनाते हैं। पहचान की खोज, ये बहुत बड़ा संकट है। एरिक्सन साहब ने बताया था पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। क्या बताया था, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। तो पहचान का तो सबसे मूल हो गया। उसके बाद हीरो वर्शिप, वीर पूजा, ये किशोरों में बहुत अच्छे से मिलती है। जिस किसी को भी इन्होंने अपना हीरो मान लिया, अपना वीर मान लिया, अपना नायक मान लिया, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसके लिए उसके बारे में कोई बुराई नहीं सुन सकते, उसमें लाख बुराइयां हों तो भी वो उसको सर्वोपरि मानते हैं। ये गुण होता है किशोर अवस्था में। गुण क्या है, ये दोष है ना, ये दोष होता है किशोर अवस्था में। अगर नेगेटिव व्यक्ति को अपना हीरो मान लिया तो दोष हो जाएगा, अगर पॉजिटिव को माना है तो गुण मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही किशोर जब मैच्योरिटी में चले जाते हैं और मैच्योर होते हैं और परिपक्व होते हैं, उत्तर किशोर अवस्था आती है, तो फिर हर किसी को अपना हीरो नहीं मानते, उसके सभी पक्षों को देखते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रिजेज की संवेग विकास की स्कीम अवस्था के अनुसार बालकों में ईर्षा जेलेसी सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है। ब्रिजेज जो मैडम हैं, इन्होंने संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत में इन्होंने बताया था जो जेलसी है, जो जेलसी नामक संवेग है, यह 18 माह में उत्पन्न होता है। 18 माह से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है, 18 माह से स्टार्ट होता है। इसी के साथ साथ इनकी एक बात और याद रख लेना, जो संवेगात्मक विकास की जब बात आती है, संवेगों की जब बात आती है, तो दो तरीके के मत मिलते हैं। वाटसन साहब कहते हैं जो संवेग हैं वो जन्मजात हैं। वाटसन क्या कहते हैं, वाटसन महोदय कहते हैं संवेग जन्मजात हैं। कौन कहते हैं, वाटसन साहब क्या कहते हैं, संवेग जन्मजात हैं। फियर, एंगर, लव, इन्होंने बताए थे 3 संवेग, FAL जिनको हम पढ़ते हैं, FAL, फियर, एंगर, लव। फियर का मतलब भय, एंगर का मतलब क्रोध और लव का मतलब प्रेम। भय, क्रोध और प्रेम, ये 3 संवेग बच्चे में जन्मजात होते हैं। ठीक है, ये बात कौन बोलते हैं, वाटसन साहब बोलते हैं। उसके बाद ब्रिजेज मैडम और एक मैडम और हैं गुड एनफ, है ना, एक मैडम और हैं गुड एनफ मैडम और ब्रिजेज मैडम, ये दोनों के दोनों बोलती हैं जो संवेग हैं वो जन्मजात नहीं होते हैं, वो जन्म के बाद विकसित होते हैं। क्या बोलती हैं, जन्म के बाद विकसित होते हैं। और जन्म के समय जो बच्चा पहली बार रोता है, उस बात को मैडम ब्रिजेज बोलती हैं ये उत्तेजना है। क्या है, उत्तेजना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर 18 माह है। विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है, केंद्र से परिधि की ओर मतलब प्रॉक्सिमो डिस्टल। अगर प्रॉक्सिमो डिस्टल और सेफेलोकॉडल के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप जो पिछली कक्षाएं हुई हैं उनको एक बारी देख लेना, बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया हुआ है और कई बार समझाया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इस क्वेश्चन का आंसर है मॉरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा। पिछली जो क्लास हुई है, जिन बच्चों ने पिछली क्लास को देखा होगा, उसमें मैंने इस क्वेश्चन का आंसर नैतिक दुविधा बता दिया था, मॉरल डिलेमा बता दिया था, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इसमें चिंतन प्रक्रिया के बारे में पूछा है, उसमें फाइनल स्टेज आती है तब मॉरल डिलेमा की बात आती है ना। उसको होल बोलते हैं मॉरल डिलेमा या नैतिक दुविधा। उस पूरे का पूरा एक साथ समग्र रूप से देखते हैं तो उसको बोलते हैं मॉरल डिलेमा। जिसके साथ वो घटित होती है उसके बारे में सोचना जब बच्चे के मानसिक रूप से स्टार्ट होता है, मानसिक प्रक्रिया होती है, बच्चा उसके बारे में सोचता है, उस समय उसको हम मॉरल रीजनिंग या तार्किकता या नैतिक तार्किकता बोलते हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? विकास के जो सिद्धांत हैं उनके संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सी बात गलत है। विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का ही परिणाम है, जी हाँ सर। विकास क्रमबद्ध नहीं, अरे ये तो गलत बात हो गई। विकास कैसा होता है? क्रमबद्ध होता है। विकास के प्रत्येक चरण सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं, जी हाँ सर। सामाजिक प्रत्याशाएं, डेवलपमेंटल टास्क, हैविंग हास्ट ने बताया था डेवलपमेंटल टास्क के बारे में, ठीक है। जो किशोरों में क्या है? स्त्रीयोचित और पुरुषोचित भूमिकाएं ग्रहण करना। विकास क्रम से होता है, जी हाँ क्रम से होता है। इसका मतलब ये वाली बात क्या है? गलत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अडोलसेर का अर्थ क्या है? अडोलसेर जो शब्द है इससे बना है अडोलसेंस। इससे क्या बना है? अडोलसेंस। अडोलसेंस कहते हैं हम किशोर अवस्था को। अब हमें इसमें बताना है जो अडोलसेर है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? विकास परिपक्वता व अधिगम का उत्पादन है। विकास है जो परिपक्वता और अधिगम का उत्पादन है, जी हाँ सर। विकास परिपक्वता और अधिगम का क्या है? उत्पादन है। विकास सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है, जी हाँ सर। प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर होता है, जी नहीं सर। ये तो गलत बात हो गई, उल्टी बात हो गई। ये कैसी बात हो गई? उल्टी बात हो गई। क्यों उल्टी हुई है ये बात? ये हम अभी बताते हैं। विकास केंद्रीय पक्ष से छोर की ओर बढ़ता है। केंद्रीय पक्ष से छोर की ओर बढ़ने का मतलब क्या है? केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, निकट से दूर की ओर, प्रोक्सिमो डिस्टल। इस वाली बात में क्या गलती है वो देखते हैं। आंसर यही हो जाएगा, प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर होता है। ये इस बात को क्या लिखा है? उल्टा करके लिख दिया है। जो प्रारंभिक विकास है वो परावर्ती विकास की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण, अधिक संवेदनशील, अधिक गंभीर होता है। मतलब अगर किसी बच्चे की नींव वाली बात आ गई, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी, इस बात पे बहुत अच्छे से चर्चा की थी। जो नींव वाली बात है, बच्चे की जो नींव है उसको मजबूत करना चाहिए, उसको अच्छे से बनाना चाहिए। जब नींव को आप मजबूत करने की बात कर रहे हो, इसका मतलब प्रारंभिक विकास की बात कर रहे हो, तो प्रारंभिक विकास है जो बहुत अच्छा होना चाहिए परावर्ती विकास की तुलना में, क्योंकि ज्यादा संवेदनशील कौन सा है? प्रारंभिक विकास है, ठीक है। तो ये उल्टी लिख दी है इस बात को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पियाजे के दृष्टिकोण के संदर्भ में पूर्व संचालन चरण क्या है? पियाजे के दृष्टिकोण में हमें बताना है पूर्व संचालन चरण क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है, ये हमें बताना है। संज्ञानात्मक विकास का दूसरा प्रमुख चरण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी है, जी हाँ सर दूसरी है, क्योंकि पहली कौन सी है? पहली है गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था जिसको बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज जिसको बोलते हैं। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक जिसको बोल देते हैं, उसके बाद आती है औपचारिक संक्रियात्मक जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। और तीसरी कौन सी है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। दूसरी कौन सी है? प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। इसका मतलब ये सही बात है। इस अवस्था में बच्चे प्रतीक विचारों के उपयोग से अधिक परिष्कृत हो जाते हैं, लेकिन तर्क का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल सही बात हो गई। दोनों क्या है? सही बात है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय दिया था? जीन पियाजे साहब ने दिया था। वस्तु स्थायित्व है वो बच्चे में कब विकसित हो जाता है? ये स्टार्ट तो पहले हो जाता है थोड़ा, लेकिन जो विकसित है वो 18 से 24 माह के बीच में हो जाता है। जब बच्चा 1.5 साल को क्रॉस करता है, 2 साल तक पहुंचते पहुंचते उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। इसके लिए इन्होंने बॉल ब्लैंकेट प्रयोग किया था। कौन सा प्रयोग किया था? बॉल ब्लैंकेट, बॉल ब्लैंकेट एक्सपेरिमेंट, बॉल ब्लैंकेट प्रयोग किया था। इन्होंने कैसे किया था कि एक बच्चा था, अपने बच्चे के साथ इन्होंने प्रयोग किए थे, है ना। उसमें क्या किया था, जैसे बच्चे को कोई बॉल दे दी, अब उस बॉल को लेके पटक दिया, उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया बॉल के ऊपर। तो बच्चे जैसे ही बच्चा
जब तक बच्चा इस वस्तु स्थायित्व को नहीं जानता है उस समय तक बच्चा ये समझता था कि अब बॉल गायब हो गई, अब उसका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब उस बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हुआ उस समय वो ब्लैंकेट को हटा करके बॉल को लेने लग गया। इसका मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण उसमें विकसित हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो पहली बार हवाई जहाज देखता है और सोचता है कि यह एक सफेद पक्षी है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, ये स्कीमा निर्माण से प्रश्न है। जीन पियाजे साहब स्कीमा की बात करते हैं तो ये प्रश्न बताता है कि किसी बच्चे में, किसी व्यक्ति में जो स्कीमा का निर्माण है वो कैसे होता है। स्कीमा क्या है? मानसिक पैकेट हैं, कुछ पैकेट हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं उनके स्कीमा स्टोर हैं, है ना। अलग अलग चीज़ के, जैसे हमारा ये दिमाग है, ये अगर हमारा दिमाग मान ले हम, तो इसमें एक स्कीमा ये है, एक स्कीमा ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे अलग अलग प्रकार के विभिन्न स्कीमा बने। जैसे हम कोई नाम ले, जानवर, जानवर नाम लेगा तो जानवर का स्कीमा खुल गया। जैसे ये जानवर का स्कीमा है, ये समझ लो जानवर, ठीक है। किसी ने लिया जानवर नाम तो आपका ये स्कीमा एक्टिव हो गया। अब इस स्कीमा में बहुत सारे जानवर हैं। आपके दिमाग में किसी के शेर आया, किसी के बिल्ली आई, किसी के कुत्ता आया, किसी के चूहा आया, किसी के सांप आया, किसी के और कुछ आया, ऐसे करके अलग अलग प्रकार के जानवर आपके दिमाग में आए। किसी के गाय आई, किसी के भैंस आई, किसी के भेड़ आई, किसी के बकरी आई, अलग अलग प्रकार के जानवर आए, ठीक है साहब। अभी किसी ने नाम लिया गाय, उसके बाद गाय का स्कीमा एक्टिव हो गया, इसके अंदर है, जानवर के अंदर है गाय का। जैसे ही गाय का नाम लिया, अब किसी के दिमाग में लाल गाय आई, किसी के सफ़ेद गाय आई, किसी के काली गाय आई, किसी के बैल आया, किसी के और कुछ आया। अगर जो ये बातें दिमाग में आएंगी तो गाय के स्कीमा के अंदर और स्कीमा है, उस स्कीमा में एक सफ़ेद गाय, एक काली गाय, तो ऐसे करके अलग अलग स्कीमा होते हैं। एक स्कीमा के अंदर बहुत सारे स्कीमा और होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका आंसर नहीं दिया अभी। एक बच्चा जो पहली बार हवाई जहाज देखता है और सोचता है कि यह एक सफ़ेद पक्षी है। कोई छोटा बच्चा है, वो किसी हवाई जहाज को उसको पहले किसी ने बता दिया कि ये जो उड़ रहे हैं आसमान में ये पक्षी होते हैं। क्या बता दिया? पक्षी होते हैं। जैसे उसने हवाई जहाज को देखा, उसने बोला कि ये भी सफ़ेद पक्षी जा रहा है या ये भी एक पक्षी है। अब उसको जैसे ही ये बात पता चली, जैसे ही उसने ये बोला, इस बात को क्या बोलते हैं ये पूछा है इसमें। इसको क्या बोलते हैं? आत्मसातीकरण बोलते हैं। अंग्रेजी में याद रखना एसिमिलेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण बोलते हैं। जैसे ही बच्चे ने ये बताया, आत्मसातीकरण किया, ठीक है साहब। उसके बाद होगा एक्विलिब्रेशन होगा। उसके बाद क्या होगा? एक्विलिब्रेशन होगा। वो अपने स्कीमा में उसको बैठा लेगा, जैसे तैसे एडजस्ट कर लेगा, कर लिया जैसे एडजस्ट। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद न्यू सिचुएशन क्रिएट होगी। वो देखेगा कि ये वाला जो पक्षी है, इसके पर ऐसे नहीं हिल रहे, है ना, इस पक्षी के पर हिल नहीं रहे हैं, ये सीधा के सीधा कैसे उड़ रहा है। ये क्वेश्चन जब उसके दिमाग में उठेगा, मतलब न्यू सिचुएशन, नई परिस्थिति बनेगी। उसके तुरंत बाद डिसइक्विलिब्रेशन होगा या डिसइक्विलिब्रियम होगा। डिसइक्विलिब्रियम जैसे ही होगा, जो वो समायोजन में समस्या आएगी, उसको बोल रहे हैं हम, है ना, असंतुलन बोलते हैं उसको। डिसइक्विलिब्रियम को असंतुलन बोलते हैं। जैसे ही असंतुलन होगा, उसके बाद वो फिर से किसी से पूछेगा, फिर उसको कोई बताएगा कि जो बेटा ये है, ये पक्षी नहीं है, ये हवाई जहाज है, पक्षी की तरह होता है, लेकिन इसको आदमी चलाते हैं, पायलट चलाते हैं, तो ये क्या होता है? हवाई जहाज होता है। ये बात जब बच्चा सुनेगा तो वो एक नया स्कीमा क्रिएट करेगा, उस स्कीमा का नाम रखेगा वो हवाई जहाज। तो उसके बाद वो समझ जाएगा कि हवाई जहाज ये अलग चीज है और पक्षी है ये अलग चीज है, ठीक है। जब ये कंप्लीट प्रक्रिया हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन या समायोजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकास के कौन से सिद्धांत में व्यक्ति और उसके परिवेश को उस पर प्रभाव डालते हैं कि मध्य दिया जाता है? व्यक्ति और उसके परिवेश उसके विकास पे महत्व डालते हैं, ये वाली बात है जो कौन से सिद्धांत में आती है, हमें ये बताना है। यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर
इन्होंने विकास का पारिस्थितिकी सिद्धांत दिया था, इकोलॉजिकल मॉडल दिया था, जिसमें इन्होंने 5 स्तर बताए थे। कितने स्तर बताए थे? 5 स्तर बताए थे। ठीक है, उनमें से ही एक स्तर में व्यक्ति को उसका परिवेश है जो वो प्रभाव उसके ऊपर डालता है। अब 5 स्तर कौन कौन से थे? यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर का जो इकोलॉजिकल मॉडल है, 2-3 दिन बाद आपकी एक मैराथन थ्योरी क्लास होगी, उसमें आपको विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्रायड के अनुयायी एरिक्सन ने फ्रायड और उसके स्वयं के सिद्धांतों को मानव विकास की अवस्थाओं को बनाने के लिए संश्लेषित किया जो जन्म से मृत्यु तक चलती हैं। फ्रायड के अनुयायी या फ्रायड के शिष्य हैं, उन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया है एक, जिसमें क्या अवस्थाएं हैं, 8 अवस्थाओं में उन्होंने जन्म से मृत्यु तक को जीवन को बांटा है। और उन्होंने बताया कि पूरी जिंदगी आदमी के अंदर एक दुश्चिंता रहती है, एक एंजाइटी रहती है। और ये बात बताई थी, किसने बताई थी? ये बताई थी सर एरिक्सन ने, एरिक एरिक्सन ने। अब उस सिद्धांत का नाम बताना है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, साइकोसोशियल डेवलपमेंट। सर जी आवाज गूंज रही है थोड़ी सी, सर जी आवाज गूंज रही है। अरे हो गया, अब अंतिम 2 क्वेश्चन बचे हैं, एडजस्ट करो, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद आवाज को देखेंगे, है ना। एरिक एरिक्सन के अनुसार अतरंगता व एकांत नामक सामाजिक संकट की स्थिति की अवस्था कौन सी है? मतलब लव वर्सेज आइसोलेशन, लव वर्सेज आइसोलेशन की हमें अवस्था बतानी है। अतरंगता मतलब प्रेम, एकांत मतलब अलगाव, प्रेम और अलगाव की अवस्था हमें बतानी है। कौन सी अवस्था है? क्रीड़ावस्था, पाठशाला अवस्था, पूर्व प्रौढ़ावस्था, है ना, पूर्व प्रौढ़ावस्था है ये, 20 वर्ष के समथिंग होता है, प्रेम और अलगाव की अवस्था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। के अनुसार पूरे जीवन में एक मनोवैज्ञानिक संकट होता है। किसके अनुसार पूरे जीवन में एक मनोवैज्ञानिक संकट होता है? तो ये वाली बात किसने बोली थी? एरिक एरिक्सन ने। क्या बोला था? मनोवैज्ञानिक संकट होता है, या एक दुश्चिंता होती है, या एक एंजाइटी पूरे जीवन भर साथ चलती है। जैसे किशोर अवस्था में कौन सी होती है? पहले देखना, ये तो अभी वाली बात है, सही है, पता नहीं उसका गूंज रहा था, किसी का कमेंट था, चलो कोई नहीं। किसके अनुसार है? एरिक एरिक्सन के अनुसार है। ठीक है सब, तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट आज का क्वेश्चन। मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था आपको किशोर अवस्था के बारे में बता रहा था। जो किशोर अवस्था होती है, उस अवस्था में कौन सी एंजाइटी या कौन सा संकट रहता है साथ में? तो पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, ये हमने सुना था। तो पहचान तो उसको पानी है, अगर पहचान नहीं पाएगी तो उसको संकट किस चीज़ का सताता है? भूमिका भ्रांति, मतलब मेरी क्या भूमिका है, मेरा क्या रोल है इस घर में, इस परिवार में, समाज में, इस राज्य में, इस देश में, मेरा क्या योगदान है, इस चीज़ की भ्रांति पूरे जीवन बच्चे को बनी रहती है। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। चलते हैं आगे। आपके लिए 2nd ग्रेड के लिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया है, रिकॉर्डेड कोर्स है, बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं है, जस्ट अभी रिकॉर्ड हो रहा है और डल रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर के लिए है ना। जो जीके और शिक्षा मनोविज्ञान वाला आपका जो पेपर होता है, केवल उसके लिए है, और बहुत शानदार कंटेंट जो है आपको मिलने वाला है। आपकी भर्ती आ गई है, जिन भी बच्चों को ये खरीदना है आपको 999 रुपये में मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं है। 999, ये समझो 2 बर्गर खा लिए, है ना, बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं है। और उसके साथ साथ आपको जो कंटेंट है वो 1 नंबर मिलने वाला है, मतलब ऐसा कंटेंट जिससे आप एग्जाम में सीधा तोड़ फोड़ मचाओ जाके। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे कल, थैंक यू।